सोलाना का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्लाई किया है और जिस तरीके से इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई किया था पीछे कई सारे जो फंड मैनेजर्स हैं, जिस तरीके से बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई किया था काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स ने और फाइनली बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ। अब सोलाना का भी एक ने स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल के लिए डाला है, तो क्या इसका मतलब है और आगे-आगे क्या डोज का या आगे एक्सआरपी का या आगे चेनलिंक का या आगे कार्डानो का, क्या इन लोगों के भी स्पॉट ईटीएफ आएँगे और इनके स्पॉट ईटीएफ आने से मतलब क्या है? आपके लिए कितनी बड़ी खबर है? स्पॉट ईटीएफ आने से क्या बहुत सारा पैसा आता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या आएगा या नहीं आएगा? ये अचानक अमेरिका के अंदर आखिर हो क्या रहा है? पूरी इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेकिन क्योंकि थंबनेल आप देख के आए हो, ठीक है? तो थंबनेल देख के आए हो तो सबसे पहले इथेरियम की बात करते हैं क्योंकि आप भी ये सोच रहे होंगे इथेरियम के अंदर आखिर ईटीएफ आने के बाद इथेरियम की वैल्यू क्या होगी? तो इथेरियम के बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि इथेरियम का ना जो स्पॉट ईटीएफ है, आप कई दिनों से सुन तो रहे हो लेकिन कब शुरू होगा? ख़ैर मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, ख़ासकर जो ये एक्सपर्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका ये कहने का मतलब है कि 2 जुलाई के अंदर-अंदर या 2 जुलाई के आस-पास जो है वो स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होना चाहिए इथेरियम का। इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल होते ही क्या होगा? सो बेसिकली इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ जैसे ही अप्रूव होगा, उसके अंदर जितने बड़े-बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं और जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो अमीर घराने के लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू, अब उनको एक रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा अगर इथेरियम के अंदर उनको इन्वेस्ट करना है। अब वो इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे क्यों? देखिए, इथेरियम के अंदर इसीलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ से कोई इथेरियम का नैरेटिव चेंज ही नहीं हो जाता। जो इथेरियम के अंदर खूबियाँ हैं, वो बेसिकली इथेरियम के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस वो इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जितने बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, ये जनरली ना बायनेंस या क्रैकेन या एक्सचेंजेस पे नहीं जाती हैं, सीधा उसको स्पॉट पे खरीदने के लिए। ये उसको एक रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू खरीदती हैं। अब इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में सीन ये है कि अगर इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया तो कुछ कुछ काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक अपनी-अपनी प्रेडिक्शन लगाई है। सो एक प्रेडिक्शन ये कहती है कि इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में 20 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आना चाहिए व्हिच विल टेक इथेरियम प्राइस टू मिनिमम 6.5 थाउज़ेंड यूएस डॉलर इस साल के एंड तक। तो अगर ये 3.5 के आसपास अभी है, 6.5 इज़ लाइक ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ इथेरियम के अंदर प्रेडिक्ट की जा रही है और गैलेक्सी रिसर्च का मानना है कि 5 बिलियन यूएस डॉलर ऑफ नेट इन्फ्लोज़ टू स्पॉट इथेरियम ईटीएफ इन द 5 मंथ्स। तो बिटवाइज़ का कहना है कि 15 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आना चाहिए अगले 18 महीने के अंदर। तो इथेरियम का प्राइस जो है वो वैल्यू किया जा रहा है कि 6,500 यूएस डॉलर तक, तो 5,000 से 6,500 यूएस डॉलर तक माना जा रहा है। अब सोलाना का भी अब सुन लो, सोलाना का भी जो वैनेक है, जो 80 बिलियन यूएस डॉलर का एक एसेट मैनेजर है, उसने सोलाना का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई किया है। पहले वैनेक ने कनाडा में किया था, उसके 1 हफ्ते बाद सीधा उसने यूएस के अंदर भी सोलाना का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई कर दिया है। स्पॉट ईटीएफ अप्लाई करने के बाद इसके अंदर कितना पैसा आता है, इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर एंटर करेंगे, नहीं करेंगे, ये बात देखने वाली है। देखिए, इसके बाद ना अगर ये सोलाना का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया जिसके चांसेस कम है कि एसईसी शायद इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा ना करे क्योंकि उसके पास वो टाइम बाय आउट करेगा, इलेक्शंस आ जाएँगे और इलेक्शंस के आस-पास वो हाथ खड़े कर देगा कि अब इलेक्शंस के बाद ही होगा जो होगा। लेकिन फिलहाल इस सोलाना का स्पॉट ईटीएफ की प्राइस कुछ टाइमिंग इस तरीके से है कि वेनेक चाहता है कि इलेक्शन से पहले-पहले इसका रिजल्ट सामने आ जाए लोगों के सामने और सोलाना का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव एप्लीकेशन फाइल होते ही सोलाना सोलाना के जो प्राइस है उसके अंदर हमने काफ़ी सारा स्पाइक देखा एकदम, क्योंकि अचानक लोगों के लिए ये एक सरप्राइज़ मूव था, एक शॉकिंग था। अब सोलाना का स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक्सआरपी, चेनलिंक और बहुत सारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके भी ईटीएफ जो है वो अप्रूव होना वो अप्लाई होना शुरू हो जाएँगे। अब चलते हैं इस बात पे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स के लिए कोई वो एसेट्स का जो फंडामेंटल है वो चेंज नहीं हो जाता है। अगर कोई कमी है तो कमी है, कोई खूबी है तो खूबी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये गेट ओपन हो रहा है कि भई आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ग्रेस्केल ने फंड्स बनाए थे ना पीछे सोलाना का, स्टैक्स का, इथेरियम का, चेनलिंक का, वैसे अब ईटीएफ्स अगर बहुत सारे आ गए तो क्या सारे ईटीएफ चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्या सारे ईटीएफ पहले भी आए हैं वो सारे चले वेब 2 के अंदर? आप क्रिप्टो को हटा दो, क्या अलग-अलग ईटीएफ्स आए, क्या सारे चलते हैं? नहीं। सिमिलरली
ईटीएफ्स अपनी जो मौत है वो खुद मर जाएँगे अगर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स की ईटीएफ बैक टू बैक आएँगे, क्योंकि ईटीएफ को मैनेज करने के लिए मतलब एक पूरा फंड मैनेजर से लेके कंप्लायंस की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है किसी ईटीएफ को मैनेज करने के लिए। वो कॉस्ट कहाँ से पूरी होती है कि जब उसके अंदर लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड को मैनेज करने पे जो फंड मैनेजमेंट फीस होती है, उससे सारे खर्चे निकाले जाते हैं, ईटीएफ वाले खर्चे निकालते हैं उससे। अब अगर फंड इतना बड़ा ही नहीं हो पाएगा कि उसके अंदर पैसा ही नहीं आ रहा है और पैसा नहीं आ रहा है, तो वो फंड चलाने का जो खर्चा है, वो कैसे मीट आउट होगा? तो इसलिए चाहे दुनिया भर के ईटीएफ अप्रूवल हो जाए, मतलब सीन ये है कि अगर उसके अंदर पैसा नहीं आएगा, इतना भी पैसा नहीं आएगा कि फंड को मैनेज करने का भी पैसा अगर नहीं आएगा, तो वो ऑब्वियसली ईटीएफ बंद हो जाएँगे। अब क्या सोलाना का ईटीएफ सक्सेसफुल होगा? देखिए, जैसे क्रिप्टो के अंदर जो मार्केट कैप में टॉप पे बिटकॉइन है, फिर आपके स्टेबल कॉइन्स को अगर हटा दो तो इथेरियम है, फिर सोलाना है। अगर आप देखोगे, तो जिस तरीके से मार्केट कैप में ये जो 2-3 हैं, अभी इनका भी टेस्ट होना बाकी है कि इथेरियम में कितना आता है, फिर सोलाना में कितना आता है, उसके बाद बाकी ऑल्ट कॉइन्स में होगा। इंस्टीट्यूशंस इतना रिस्की प्ले नहीं करते हैं, ये वो आपकी तरह इंडिविजुअल्स की तरह नहीं होते हैं। भाई वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जिनको बॉन्ड मार्केट में 2 से 3% का रिटर्न आ रहा होता है, वो भाई वो उनको नहीं होता है कि टू द मून जाना है, उनको वो कहते हैं भाई हम ज़मीन पे ठीक है, हमारी कैपिटल प्रिज़र्व हो जाए। इंस्टीट्यूशंस का ये कहना होता है। इंस्टीट्यूशंस को अपनी कैपिटल को 100x, 10x, 50x नहीं करना होता है। वो आपको करना होता है अपना ₹50,000 को 5 लाख करना होता है। उनको ज़रूरत नहीं होती, वो तो करोड़ों रुपए में वैसे ही प्ले कर रहे हैं। वो तो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि 2 से 3% की जो इन्फ्लेशन है, वो उससे उनकी मनी जो डेप्रिशिएट हो रही है, सपोज़ यूएस में 6-7% टोटल इन्फ्लेशन की वजह से अगर पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर उनका 10% भी रिटर्न आ गया या 15% भी रिटर्न आ गया, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी। तो इसलिए वो सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बिटकॉइन में डालने उनके लिए पहली प्रायोरिटी होगी। फिर कहीं न कहीं दूसरी प्रायोरिटी होगी कि चलो यार, बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए हो गया, चलो एक टेक के अंदर अगर हम कल का एप्पल और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अगर इथेरियम पे बनने हैं, तो चलो इथेरियम के अंदर भी यार हम एक टेक एक्सपोज़र ले लेते हैं। लेकिन वो बिटकॉइन के बराबर नहीं होगा, वो इतना बड़ा एक्सपोज़र नहीं होगा। उसके बाद वो कहेंगे कि चलो उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो सोलाना का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप की तरह ही है ना, तो वो कहेंगे कि चलो एक और रिस्की प्ले ले लेते हैं, चलो सोलाना तक चलते हैं। अब आप ये सोचोगे कि कोई कोई एक्सआरपी का भी ईटीएफ चलने लग जाएगा या डोज का भी ईटीएफ चलने लग जाएगा, इंस्टीट्यूशंस दौड़े-दौड़े आएँगे इन ईटीएफ में पैसा लगाने के लिए, बहुत बड़ी भूल है आपकी, बहुत बड़ी भूल है। क्लियर है? तो ये इस बात को आप समझ लीजिए कि ईटीएफ हो जाने से कोई उस पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन्स का कोई नेचर या फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाता। क्लियर हो गया? तो ये बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है? चलिए फिर मैं कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बिटकॉइन के केस में चलते हैं। जर्मनी क्या कर रहा है? भैया जर्मनी को पता ही नहीं है कि बिटकॉइन कई नेशंस के पास बिटकॉइन है। जैसे सपोज़ करो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे ये है, अगर आप देखो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, फिर चाइना, फिर यूके, जर्मनी, यूक्रेन, एल साल्वाडोर, भूटान, वेनेजुएला। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट के पास है, चाइना के पास है। जर्मनी के पास 50,000 बिटकॉइन है, 3.2 बिलियन यूएस डॉलर के। जर्मनी ने पीछे ये बोला कि भैया मेरे को बिटकॉइन बेचना है, 170 बिलियन के उसने 170 मिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन उसने बेचे। उससे मार्केट में काफ़ी डंप, एक ना पैनिक हुआ कि यार ये नेशंस जो है, अगर इसने जर्मनी ने पूरे बेच दिए तो क्या होगा? पीछे उसका भी आ गया कि जुलाई के अंदर वो भी माउंट गॉक्स भी रिलीज़ कर रहा है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस पे, ठीक है? अब जर्मनी को पता ही नहीं है कि यार ये कल को फ्यूचर में बिटकॉइन की क्या वैल्यू हो, ठीक है बिटकॉइन को निकाल रहा है, लेकिन अमेरिका शाना है, अमेरिका के पास पड़े हुए हैं, चाइना भी नहीं बेच रहा है, बाकी कोई नहीं बेच रहा है। जिनको समझ में आ गई कि यार कल को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? इंडिया के पास कितना है मुझे नहीं पता भाई, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। रेमिटेंस की बात करें तो आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर 125 बिलियन यूएस डॉलर इंडियंस ने पैसा कमा के भेजा, लेकिन 8 बिलियन यूएस डॉलर अमेरिका ले गया, क्योंकि वीज़ा और मास्टरकार्ड कहते हैं, हेलो, वापस अपने देश में पैसा भेजोगे? लाओ मुझे कट दो। तो पता नहीं लो कब जाके बिटकॉइन की समझ आएगी। बिटकॉइन की ज़रूरत ही तब अब समझ में आएगी जब ल क कंट्रीज़ पैसा बचाना शुरू करेंगी, एंड बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द वे टू सेव मनी इन रेमिटेंसेस। ठीक है? तो ये है, बाकी बड़ी खबर आपकी ये देखनी चाहिए कि आफ्टर ऑल दी आउटफ्लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन का आउटफ्लो था।
अब 3 दिन का फिर से छोटा है इन्फ्लो, लेकिन इन्फ्लो फिर से शुरू हो गया बिटकॉइन के ईटीएफ्स में, ठीक है? और जो आपके जूलियन असांजे ये जेल से रिहा हो गए। एक छोटी-सी खबर ये है कि $500 5 लाख यूएस डॉलर का एक डेट था, मतलब इनको एक अमेरिकन गवर्नमेंट को पे करना था, जो चार्टर प्लेन से जो ऑस्ट्रेलिया इनको जाना था, और जो पुराना कुछ बैलेंस था हियरिंग के टाइम पे इन्होंने यूज़ किया। तो वो करीब डेट था इनका यूए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ, तो जिसको किसी एक डोनर ने जो है वो पूरा का पूरा बिल पे कर दिया, 5 लाख यूएस डॉलर पे कर दिए जूलियन असांजे के। माना ही जा रहा है कि जैक डॉर्सी ने किए हैं ये, एनोनिमस रह के, क्योंकि जैक डॉर्सी के ट्वीट और उस समय की जो जो ये ट्रांज़ैक्शन हुई है उसको वो मैच करके देखा जा रहा है, तो लोग ये अज़्यूम कर रहे हैं कि जैक डॉर्सी ने किया है। बिटकॉइन जो है 4,954 दिन में से 4,954 दिन प्रॉफिटेबल रहा है, 5,060 दिन में से 97.9% का सक्सेस रेट है। क्रैकन ने 1 मिलियन यूएस डॉलर दिए डोनाल्ड ट्रंप को डोनेशन ईथर के अंदर, कि भैया आप इलेक्शन जीतो। तो वहाँ पे यूएस में इस लेवल की गेम चल रही है, ठीक है? उसके बाद बहुत ध्यान से वॉलेट्स को डाउनलोड किया करो। फैंटम का फेक वॉलेट था, जिसमें काफ़ी मिलियंस में पैसे लोगों ने खो दिए, जो आईओएस स्टोर के ऊपर आ गया, क्योंकि लोगों को लगता है एप्पल पे सब कुछ सिक्योर है, ऐसा नहीं है। अभी इस वॉलेट ने कई लोगों के साथ स्कैम कर दिया है। जो ओटीसी डेस्क है, राइट? ओटीसी डेस्क डेस्क पे 1,03,000 बिटकॉइन ऐड हुए, लेकिन और ये बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी कोई खरीदार नहीं है। इसका मतलब ये मार्केट के अंदर कुछ दिन आप यही देखोगे कि देयर इज़ नॉट मच ऑफ एक्शन इन द बाइंग दिस थिंग, बिकॉज़ ये क्लियर इंडिकेटर तो होता है कि अगर ओटीसी डेस्क खाली हो रहा है, तो मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ बाइंग दैट इज़ हैपनिंग। बट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वॉलेट्स के अंदर काफ़ी बिटकॉइन अक्यूमुलेट हुआ है, तो ओटीसी डेस्क पे, तो इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट में है नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन के अडॉप्शन का आलम ये है कि नाइजीरिया में 15 मिलियन लोगों के पास बिटकॉइन है। कीनिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, नीदरलैंड, नाइजीरिया इज़ लीडिंग द पैक। और नाइजीरिया में आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, टैक्सेशन के लिए लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, और खूब वहाँ पे कियोस्क मचा हुआ है इस वक़्त। अ, खबर ये है कि सीबीडीसी जो है इंडिया की, उसको अनाउंस किया था। काफ़ी सारा आरबीआई ने बोला कि अपने बैंक्स को कि इंसेंटिव दो, अगर सीबीडीसी को बढ़ाना है। तो जब तक इंसेंटिव चल रहा था, तो 1 मिलियन यूएस डॉलर के ट्रांज़ैक्शंस पे पहुँच गया पर डे। लेकिन अब जैसे ही इंसेंटिव बंद हुआ, तो 1 लाख पर डे की ट्रांज़ैक्शन पे पहुँच गया सीबीडीसी। और ये एक बिलियनियर्स की लिस्ट है, राइट? वेरिफाइड लिस्ट है, 40 बिलियनियर्स जिनके पास ये बिटकॉइन है। तो उसमें से इलॉन मस्क से लेके आप बड़े-बड़े नाम दे सकते हो, ज़करबर्ग, लैरी एल्सन, शाओपिंग जाओ, तो ज़ीज़ी हैं। और आप देख सकते हो ब्रायन आर्मस्ट्रांग। 10 से बीटीसी ऊपर वाले देखो तो आपके एयरबीएनबी का फाउंडर, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखने वाले, ब्रिज वाटर, ब्रुकलिन नेट्स, कैरोलिन पार्टनर। तो इसमें कोई इंडियन बिलियनियर तो नहीं दिख रहा है, बट जो बाकी पूरी दुनिया के अगर आप बिलियनियर्स की बात करो, तो उनकी इतनी नेटवर्थ है बिलियंस में, मतलब सॉरी, ये बिलियन के अंदर नेटवर्थ है, नॉट इन बीटीसी, राइट? तो ये है आज का क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको खबर पसंद आई होगी। जो मेन चीज़ है, वो ईटीएफ की क्लैरिटी होना ज़रूरी है, कि ईटीएफ आने से किसी के दिन नहीं फिर जाने वाले। दिन जब फिरेंगे, जब आप एक्चुअल में अपने प्रोटोकॉल की जो कमियाँ हैं उसको दूर करोगे, और वाक़ई में आप इनोवेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे, और जो प्रोटोकॉल है वो हाइली डिसेंट्रलाइज़ होगा। प्रोटोकॉल के ऊपर एक्चुअल में डैप्स बन रही होंगी, जिनके रियल यूज़ केसेस होंगे, और जो ट्रांज़ैक्शंस तब जाके आप कहोगे कि हाँ, तो ईटीएफ आ जाने से एक स्पाइक ज़रूर आएगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है कि नहीं? क्या ईटीएफ्स बंद होते हैं? होते हैं। क्रिप्टो में बंद होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या आएँगे? बहुत सारे आएँगे। सब चलेंगे? नहीं चलेंगे। ठीक है? आपका क्या थॉट है? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। और जाते-जाते एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो यार। बिट इनिंग के नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मैं एक बार ये आपको अपना पेज दिखा देता हूँ, जो काफ़ी पॉपुलर हो गया है। मेरी टीम हमेशा कहती है कि ये चीज़ पहले दिखा दिया करो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो ये वो पेज है, आप देख सकते हो कि मैं 1 सेकंड आपको शेयर करके दिखाता हूँ।
बिटनिंग का ही पेज है। आप ये कंटेंट देख रहे हो, यहाँ पे शॉर्ट कंटेंट होता है, 1 मिनट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इस कंटेंट को आप यहाँ पे मिस मत करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे 54955 फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो एक बारी आप इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कर लिए। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।